तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे वो बड़ी खबर जहाँ मुंबई हाई कोर्ट ने पुराने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। और ये अर्जी उस केस में हुई जो आज से 1.5 साल पहले देश का सबसे बड़ा केस बना था। मुकेश अंबानी, हमारे देश के सबसे अमीर आदमी, उनके घर के बाहर एक गाड़ी में जिलेटिन स्टिक रख के स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी की गई और जिससे ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि उस घर को उड़ाने की कंस्पिरेसी रची गई थी। और उस केस में जो लोग अरेस्ट हुए उनमें सबसे बड़ा नाम प्रदीप शर्मा का था और दूसरा उनके एक समय सहयोगी रहे और बराबर के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वजे का नाम था। और उसके चलते हुए यूनिट 11 के क्राइम ब्रांच के इंचार्ज इंस्पेक्टर माने वो भी अरेस्ट हुए हैं। एक इंस्पेक्टर काजी थे जो सरकारी गवाह बन गए और वो जमानत पे हैं। इसके अलावा 6 वो लोग अभी तक जेल में हैं जिन्होंने इस पूरे केस के एकाएक चश्मदीद गवाह, जो बहुत बड़ा गवाह बन सकता था अगर जिंदा रहता, जिसका नाम था मनसुख हिरन, उसकी हत्या के इल्ज़ाम में प्रदीप शर्मा और सचिन वजे, बाकी की जो केस है उसके अलावा इस केस में, एक हत्या के केस में, जेल की सलाखों के पीछे हैं। पिछले साल की अरेस्ट हुई है लेकिन अभी तक जमानत नहीं हुई। कहीं ना कहीं हाई कोर्ट को ये लगता रहा है कि इस केस में पड़ताल बराबर नहीं हुई। इसके पहले भी जब प्रदीप शर्मा ने एक बेल की जमानत की अर्जी लगाई थी तो हाई कोर्ट ने एनआईए को फटकार लगाई थी। कल भी लगाई है, कल के केस में भी बहुत बड़ा झटका है एनआईए के लिए। हाई कोर्ट ने सीधा कहा है कि अगर हम इस मामले में सवाल जवाब नहीं करते तो शायद एनआईए इस केस को सिर्फ और सिर्फ सचिन वजे तक की सीमित रख लेती। लेकिन हाई कोर्ट ने बहुत डिटेल में कहा कि कॉन्स्पिरेसी कभी अकेले आदमी की नहीं होती। अकेला सचिन वजे, इंस्पेक्टर जो सीआईयू का इंचार्ज था, उसके अकेले के बस का रोग नहीं था इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी बनानी और उसको अंजाम देना। और हाई कोर्ट ने ये भी उसमें उस समय के पुलिस कमिश्नर रहे परमवीर सिंह का जिक्र भी किया है। पूरी की कॉन्स्पिरेसी की मीटिंगें उस समय के पुलिस ऑफिस के कंपाउंड में होती रही कि कैसे इस गाड़ी को वहाँ रखा जाए, जो गाड़ी बेसिकली मनसुख हिरेन की थी। और वो आदमी को सब पता था कि ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन जब पूरा कॉन्स्पिरेसी का भंडा फूट गया, सचिन वजे की अरेस्ट हो जाती है, सीसीटीवी कैमरे में उसको कैच किया, पकड़ा जाता है, तो पूरा खेल बिगड़ जाता है। और देखिए, कॉन्स्पिरेसी 3 महीने पहले से चल रही थी। सचिन वजे मुंबई पुलिस का एक एपीआई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, वो 3 महीने से ज़्यादा, तकरीबन 100 दिन मुंबई के 5 स्टार होटल ओबराय में एक कमरा लेके रहता रहा और पूरे 100 दिन की पेमेंट होटल की कैश में की। कितने लोग वो 100 दिन के अंदर उसको होटल में मिलने आए, कितने लोगों से कितना कितना समय उसने मीटिंग्स की, इस सब की कोई अभी तक डिटेल्ड रिपोर्ट एनआईए ने तैयार नहीं की है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी बता के पहले तो इस बात को लेके चलता रहा कि असल में कॉन्स्पिरेसी है क्या, क्या वाकया ही जो मुकेश अंबानी का घर है उसको वाकया में ही उड़ाए जाने की बात थी या एक डराने की या एक हवा क्रिएट करने की बात थी। मोटिव एनआईए को समझ में नहीं आ रहा था। थोड़े दिन पहले हमने एक एपिसोड बनाया था इस पर, आपने सुना होगा। लेकिन बहुत महीनों के बाद सचिन वजे एक अलीबाई बनाता है, एक बहाना बनाता है कि मुझे सुपर कॉप बनना था,
मैंने ये सब इसलिए किया कि मैं इस केस को पहले खड़ा करूंगा, बाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा और आरोपियों को पकड़ के, जो भी नकली असली आरोपी पकड़ने थे उनके ऊपर केस चला के ये बताना चाहता था कि मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हूँ। उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ देनी थी और बड़ी किसी कंपनी में सिक्योरिटी कंसल्टेंट या इस किस्म का काम करना था, लेकिन ये बात हाई कोर्ट को हजम नहीं हुई। बहुत प्रेशर के बाद इसका नाम जोड़ा गया प्रदीप शर्मा के साथ। अब प्रदीप शर्मा का रोल ये है कि जिन 6 लोगों ने इंस्पेक्टर माने के साथ मिलके उस एक गवाह मनसुख हिरन को जान से मार डाला और उसकी लाश को मुंबई के पास एक समुंदर के किनारे फेंका गया और बाद में उसका लाश मिली, इंक्वायरी हुई तो सबका रोल सामने आया। पता चला इन्वेस्टिगेशन में कि सचिन वजे ने प्रदीप शर्मा को 45 लाख दिए थे हायर्ड किलर भाड़े पे करने के लिए। जो अपराधी थे पुराने छात्र अपराधी, और कत्ल के बाद उन सबको नेपाल भगाने की साजिश भी थी जो बाद में सामने है। ये सब बातें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन हाई कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में प्रदीप शर्मा की जमानत खारिज करते हुए कहा कि एनआईए अभी भी पूरी ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। ये एक बहुत बड़ा झटका है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के लिए। अब देखिए ये केस इतना अहम क्यों होता है। इसकी पूरे केस की एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो मुंबई से हमारे जो लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उन्होंने एक रिपोर्ट हमें वहाँ से अपनी आवाज़ में भेजी है। इसके साथ वो रिपोर्ट पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि ये केस इतना अहम क्यों था। बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और आर.एन. लड्डा की बेंच ने पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका खारिज करते हुए एंटीलिया कांड मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा दायर की गई जांच पर असंतोष व्यक्त किया। आइए आपको बताते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले की अहम बातें। सरकारी वकील ने शर्मा के खिलाफ जो दलील पेश की उस पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर यह एनआईए का मामला था तो उन्होंने इन सब का जिक्र चार्जशीट में क्यों नहीं किया। ये बात हैरान करने वाली है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक दृष्टि में हमें लगता है कि एनआईए ने विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो मामले में शामिल सह साजिशकर्ताओं के संबंध में गहरी जांच नहीं की है। कोर्ट ने कहा कि जिलेटिन की छड़ों से लदी स्कॉर्पियो वाहन के मामले में एनआईए द्वारा कई सवालों का जवाब नहीं दिया गया है। हमें आशा और विश्वास है कि एनआईए सही तरीके से इस पहलू की जांच करेगी, क्योंकि धारा 173(8) के तहत मामले की आगे की जांच लंबित है। हालांकि मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में प्रदीप शर्मा की मिलीभगत को इशारा करने वाली ऑन रिकॉर्ड सबूत और गवाहों को आधार मानकर अदालत ने प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी। एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के दबदबे और उसके गवाहों के साथ छेड़छाड़ की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। यह भी गौर फरमाना अहम है कि याचिकाकर्ता प्रदीप शर्मा लखन भैया मुठभेड़ मामले में आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्रोसिक्यूशन का सामना कर रहा था। इसलिए प्रदीप शर्मा को जमानत पर रिहा करने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं है। अदालत ने अपने ऑर्डर में यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया हमें लगता है कि याचिकाकर्ता प्रदीप शर्मा को सचिन वाजे के साथ जोड़ने का यह कमज़ोर प्रयास एनआईए ने केवल तभी किया जब अदालत ने एनआईए से पूछताछ की कि सचिन वाजे ने एंटीलिया कांड की साजिश किसके साथ मिलकर की। ये संयोग की बात है कि मुंबई के 2 पत्रकारों संजय सिंह और राकेश त्रिवेदी ने इस केस पर लिखी CIU यानी क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म इस किताब में पहले से ही वो कई खुलासे किए हुए हैं जिन्हें अब तक एनआईए ने नहीं किया है।
किताब के लेखक शायद कानूनी अड़चन से बचने के लिए इस कहानी को भले ही काल्पनिक कह रहे हों, लेकिन ये किताब एंटीलिया कांड के मास्टरमाइंड और इस वारदात को अंजाम देने की असली वजह की ओर भी साफ इशारा करती है। और इन्हीं खुलासों को जब एनआईए ने अपनी जांच में छिपाने की कोशिश की तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनआईए की जांच पर असंतोष जताया है। तो दोस्तों, सुना आपने क्या क्या एनआईए ने कहा और क्या हाई कोर्ट के उन 2 जजेस ने कहा जिन्होंने ये केस सुना था। रेवती मोहिते ढेरे और RN लड्डा, ये 2 जजेस का बेंच था जिसने ये जमानत की अर्जी सुनी। अब आपको बताते हैं कि इस केस की अहमियत क्यों बढ़ जाती है। प्रदीप शर्मा जो एक्यूज्ड हैं, जो एप्लीकेशन उन्होंने मूव किया था अपने अकेले के लिए किया था और किसी के लिए नहीं, जिसको एपीलेट कहते हैं, जो अर्जी करता है, और उनके लिए जो 7 वकीलों की एक फौज कोर्ट में खड़ी होती है, 7 बिग एडवोकेट्स ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा नाम उनमें आबाद पोंडा, बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं। इनके पिता भी एक ज़माने में बहुत बड़े वकील रहा करते थे, बहुत नाम है इनका और बहुत महंगे वकील हैं। उसके साथ सुभाष जाधव, बहुत कानून के जानकार हैं, और साथ में चंदन सिंह शेखावत, तीसरे वकील, चौथे वकील दिलीप कुमार रावत, 5वें वकील यशोवर्धन देशमुख, 6ठे वकील प्रसन्ना कुमार और 7वें वकार नासिर पठान। इन बड़े 7 वकीलों ने प्रदीप शर्मा को जमानत दिलवाने की गुहार लगाई। कितने नुक्ते पेश किए होंगे, कितनी हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का हवाला दिया होगा, कितना एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है जजेस के ऊपर भी जब इतने बड़े बड़े वकील एक ही जगह इकट्ठे होकर अपने जो उनका क्लाइंट हैं उसकी बात कोर्ट के सामने रखते हैं। अब इन वकीलों की बैटरी को देख के एनआईए भी पूरी तैयारी से गई हुई थी। एनआईए क्योंकि भारत सरकार की एजेंसी है, इसलिए हिंदुस्तान के दूसरे 2 नंबर के 1 और 2 सीनियर मोस्ट जो एडवोकेट हैं, सॉलिसिटर जनरल जिसको बोला जाता है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह, उनको पेश किया, खड़ा किया, क्योंकि बड़े वकीलों के सामने एक बड़ा वकील ही बहस कर सकता है। दूसरे वकील शायद घबरा जाते हैं जब बराबर अपना केस नहीं रख सकते अदालत के सामने। अब इतने बड़े इश्यूज होने के बाद, इतने वकीलों की बहस के बाद भी सरकार का केस मजबूत लगा, क्योंकि जजेस ने प्रदीप शर्मा के वकीलों की बातों पे बहुत ज़्यादा कोई खास भरोसा नहीं किया। उनको लगा कि सिर्फ बहस के लिए है, एक अपने क्लाइंट को छुड़ाने के लिए वकील हर कोशिश करते हैं, इसलिए ये केस हो रहा है। लेकिन जजेस ने कहा ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, मुकेश अंबानी वो आम आदमी नहीं थे, और मुंबई पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर प्रदीप शर्मा, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जो 150 से ज़्यादा एनकाउंटर मुंबई में कर चुके, शायद हिंदुस्तान के सबसे बड़े नंबर की हम अगर गिनती सामने रखें तो वो सबसे बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी माने जा सकते हैं। अब देखिए, इतने लाखों रुपये सिर्फ एक पेशी में वकीलों पे खर्च हो गए। इसके पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे, क्योंकि अभी इस केस की फिर अगली तारीख जो है वो जुलाई के महीने में पड़ी है। एक बार फिर प्रदीप शर्मा की बेल पे चर्चा होगी 5 महीने बाद। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, जो सरकारी वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने सवाल किया
कि प्रदीप शर्मा बहुत ही असर रसूख वाला रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। इसके खिलाफ पहले भी जो केसेस चले हैं उनमें भी काफ़ी हद तक इसका असर रसूख देख के गवाह पेश नहीं होते थे और केस खारिज हो जाते थे। लखन भैया केस की एग्जाम्पल भी इस केस में दी गई, जिसका एनकाउंटर मुंबई के वर्सोवा इलाके में हुआ था। सब जितने उसमें एक्यूज थे सबको सज़ा हुई, लेकिन सिर्फ प्रदीप शर्मा उसमें से बरी हो गए थे, बच के निकल गए थे। तो इस बात का हवाला भी दिया गया। अगर प्रदीप शर्मा को जमानत दे दी जाती है तो जो बचे कुचे गवाह हैं या जो इस केस में इन्वॉल्व हैं उनको और इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित किया जा सकता है। इस बात का अंदेशा भी एनआईए के वकील या सरकार के वकील अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया। अब हाई कोर्ट ने कुछ सलाह भी दी है एनआईए को कि आप पूरी ईमानदारी से, मेहनत से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाइए। हाई कोर्ट ने कहा कि हमें भरोसा है कि आप हमारी बात मानेंगे। तो दोस्तों देखिए, इतने बड़े केस में अभी तक जो एनआईए ने जो इन्वेस्टिगेशन की है वो इतना समय बीत जाने के बाद भी कहीं इस केस को सुलझाने के नज़दीक नहीं जा पा रहे। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर रसूख इस्तेमाल हो रहा है। अभी भी कुछ लोगों को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। जिन लोगों को इस केस में अभी तक आ जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं आए हैं। इस बात की चिंता भी कोर्ट ने व्यक्त की है। अब देखना होगा कि ये केस अपने लॉजिकल एंड तक कैसे पहुंचता है, कब पहुंचता है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।